नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। कल रात दिल्ली में अमित शाह के घर पर यूपी चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई। इस अहम बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के साथ साथ यूपी विधान परिषद की 4 सीटों के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर विचार हुआ है। इसके अलावा चुनाव से पहले पीएम मोदी और केंद्रीय नेताओं के दौरों के रोडमैप पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 3.5 घंटे तक की बैठक चली। सीएम योगी अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और आज वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सुबह 10 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो। इसके बाद भानियावाला, छिद्दरवाला, नेपाली फार्म और साथ ही रायवाला में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद नड्डा भूपतवाला में एक होटल में रुकेंगे, जहां पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ उनकी बैठक होनी है। शाम 4 बजे सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 21 अगस्त को यानी कल जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ जिलाध्यक्षों, नगर निगम और डीसीबी अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और शाम को हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। हरिद्वार और रायवाला में इनकी बैठकें होंगी। कुल मिलाकर के 8 बैठकें होंगी, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधिगण, इसके साथ साथ टोली बैठक, कोर बैठक, ये सब बैठकें होंगी और संतों से भी उनका संवाद होगा, उनका आशीर्वचन वो लेंगे। और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री के भाषण और विपक्ष के पलटवार की। जब से सत्र की शुरुआत हुई, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन जब सीएम योगी विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर उन्होंने न सिर्फ सवालों का जवाब दिया, बल्कि उन लोगों पर निशाना भी साधा जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने तो आंकड़े भी गिना दिए, लेकिन विपक्ष को आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तब से विपक्षी नेता हंगामा किए जा रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर हंगामा तो हो ही रहा था, लेकिन जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष का वही रवैया सदन में दिखा। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। विपक्ष ने रोजगार और नौकरी के मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए विधानसभा में खड़े हुए। योगी ने सभी सवालों का जवाब दिया और विपक्ष के दावों की हवा उड़ा दी। देखिए, 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं। 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सरकार के उस दावे पर सवाल उठा रहे थे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर आंकड़े गिना दिए तो राम गोविंद चौधरी और आराधना मिश्रा को यकीन ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आपका आंकड़ा सत्य था, रोजगार का आंकड़ा सत्य, कोरोना का आंकड़ा सत्य। आप 4 साल का भाषण इनका 3 साल के इधर से देख लीजिए, वही हमेशा गिनाते, आगे गिनाने के लिए कुछ ही नहीं है। और जब जवाब मांगा गया सरकार को से, तो सरकार ये नहीं बता पाई कि ये जो 4 लाख का रोजगार देने की बात सरकार ने की, जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो कहां दिया गया, किनको दिया गया, कब दिया गया। सवाल सिर्फ रोजगार और नौकरी का नहीं था,
कोविड मैनेजमेंट पर भी विपक्ष ने तीखे सवाल किए, लेकिन राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई नहीं बता रही। हम यूपी के आंकड़े पूछते हैं तो ये महाराष्ट्र, केरल और बंगाल का बताने लगते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बताइए कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो केरल में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि वेंटिलेटर की कमी से कितने लोग मरे, तो महाराष्ट्र में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि बेड के अभाव में कितना लोग मरे, तो बंगाल में इतने लोग मरे, इजराइल में इतने लोग मरे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार चुनावी बातें कर रही है। आरोप ये भी लगाया कि जो अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया है वो चुनावी है। और इन सब के बीच एक सवाल यह कि हिंदुस्तान में तालिबान के कितने समर्थक हैं। सादाब चौहान, शफीकुर रहमान बर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक सदस्य और अब शायर मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा ने कहा है कि तालिबान के लड़ाके रेपिस्ट नहीं है। तालिबान ने अवैध कब्जा नहीं किया, वो तो अमेरिका चला गया, इसलिए उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया। इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर तालिबान का समर्थन किया है। मुनव्वर राणा, शादाब चौहान, शफीकुर रहमान बर्क, सज्जाद नोमानी। इस लिस्ट में और भी न जाने कितने नाम जुड़ेंगे। फिलहाल जो नया नाम है वो है शायर मुनव्वर राणा का। पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, ओमान, बहरीन, कतर में, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में मुशायरे के लिए मुनव्वर राणा जाते रहते हैं। लेकिन मुनव्वर राणा की एक और पहचान पिछले 7-8 सालों में बनी है और वो है विवादित बयानों की। अफगानिस्तान में इस समय क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। महिलाओं के साथ तालिबानी कैसा व्यवहार करते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। अफगानिस्तान में महिलाएं और लड़कियां दोहरे खौफ के साए में हैं। लेकिन मुनव्वर राणा कहते हैं कि तालिबानी रेप नहीं करते कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर तालिबान के लड़ाके वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको जबरन अपहरण कर रहे हैं, उसके डर से लोग भाग रहे हैं, इसको कहाँ तक जायज कहा जा सकता? देखिए, अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है शादी। लेकिन आज की तारीख में जब आप जंग की हालत में हैं तो आप शादी कैसे करेंगे आप? तो ये एक र्यूमर है जो उड़ाया जा रहा है। तालिबानी रेप करते हैं, ये बात मुनव्वर राणा के लिए अफवाह है। अफगानिस्तान से महिलाओं की तस्वीरें आती हैं वो सब इनके लिए झूठी हैं। आउटलुक इंडिया, CNN, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है कि तालिबान राज में महिलाओं की क्या स्थिति है। मुनव्वर राणा के इस बयान से आहत होकर मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्विटर पर लिखा कि फिर तो आजाद कश्मीर की मांग करते और पार्टी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले भी आतंकवादी नहीं है। राणा साहब, मजबूर कर रहे हैं आप कि मैं अपनी लाइब्रेरी से आपकी किताबें हटा दूं, बाज आ जाइए। ट्विटर पर मुनव्वर राणा दिन भर ट्रेंड करते रहे। लोग उनको अफगानिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सभी तालिबानी समर्थकों को अफगानिस्तान भेजने की मांग की है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि जो तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, तालिबानी राज में जिनको स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, कि ये मौका वो गंवाए ना, तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि उन लोगों को तालिबान के पास भेजने की व्यवस्था की जाए। और अगर उसमें कोई भी सहयोग है, कोई फाइनेंशियल सहयोग है, हर तरह से मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना नंबर भी जारी कर रहा हूं कि वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनकी व्यवस्था करा सकता हूं जाने के लिए अफगानिस्तान। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुनव्वर राणा विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हों। इससे पहले जब यूपी सरकार ने जनसंख्या ड्राफ्ट तैयार किया था, तब मुनव्वर राणा ने यूपी छोड़ने की धमकी दी थी। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव सिंह की रिपोर्ट। 2016 की बगावत झेल चुकी कांग्रेस टिकटों के नाम पर किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। पार्टी का साफ प्लान है कि जहां दावेदार एक से ज्यादा होंगे वहां पर कोऑर्डिनेशन से एक को टिकट देकर बाकी को एडजस्ट कर दिया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी चुनाव में इस बार किसी को बगावत का मौका नहीं देना चाहती। टिकट की बात पर कोई नेता नाराज न हो, इसलिए कांग्रेस ने मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला निकाला है। नए फॉर्मूले के मुताबिक एक सीट पर जहां टिकट के दावेदार एक से ज्यादा होंगे, वहां एक को टिकट देकर बाकी को सरकार आने पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन नाराज किसी को नहीं होने दिया जाएगा। ये तय है कि किसी को नाराज नहीं किया जाएगा। मैं अध्यक्ष बना हूं और मेरी प्राथमिकता ये है कि किसी को नाराज नहीं किया जाएगा, एक ही को टिकट मिलेगा। लेकिन जो बाकी के लोग होंगे, ये हमारा भी काम होगा उनको मनाना, और वो भी पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर होंगे, डेडिकेटेड पार्टी के जो है पदाधिकारी होंगे, तो उनको जो है वो खुद भी मानेंगे। कोई नाराज भी ना हो और टिकट भी आसानी से बंट जाए। इसमें कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट कमेटी का बड़ा रोल होगा और ये काम किशोर उपाध्याय और प्रकाश जोशी के हाथ में होगा। पार्टी ने बहुत समय रहते हुए विभिन्न चुनाव संबंधी जो कमेटियां हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है या चुनाव मैनेजमेंट